सीरियल नट जेवर या जंजीर में अधिराज का किरदार निभा रहे अभिनेता करण खन्ना से फिल्मी संगम के लिए खास बातचीत हुई। आइए देखें वो क्या सोचते हैं, किस ढंग से उनका किरदार आगे बढ़ने वाला। करण खन्ना जी, सबसे पहले मुझे बताएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या रही और आपने अभिनय को ही करियर बनाने का डिसीजन कब और क्यों लिया। मैं एक फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे, वो इस दुनिया में नहीं। उनका नाम है रवि खन्ना। मेरे फादर भी एक्शन डायरेक्टर हैं, उनका नाम है बब्बू खन्ना। और कहीं ना कहीं मेरे फादर चाहते थे कि मैं एक्टर बनूँ, एक्शन में नहीं जाऊँ। और जब आप किसी एक फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इट रन्स इन योर फैमिली। आप चाहते हो कि आप उसी फील्ड में कहीं ना कहीं एक्सेल करो। तो ये मैंने इनिशियली चालू किया था। मुझे बड़ा मज़ा आता था डैड के साथ बचपन से ही सेट पे जाना, सीखना, देखना। और एक क्वालिटी थी पापा में जो अभी भी है, एक लीडरशिप क्वालिटी, वो मुझे वहाँ से मिली। तो मुझे अच्छा लगने लगा डायरेक्ट करना। एंड देन कहीं ना कहीं मुझे एक वो था कि मुझे भी कैमरे के सामने जाना है, टू फेस, और कैसा फील होता है। तो और कहीं ना कहीं वो डैड की इच्छा थी, तो मैं चाहता था कि मैं उसको पूरी करूँ। लेकिन एक शो कर रहा था मैं, मन मर्जियाँ करके। सिद्धार्थ तिवारी है जो स्वास्थ्य प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर है, मैं उनका एक शो कर रहा था जिसमें मैं असिस्ट कर रहा था मेरे फादर को। तो उन्होंने मुझे बोला, अरे यार तू एक्टर क्यों नहीं बनता है, तो ये एक्शन में क्यों कर रहा है। तो मैं बोला, सर आप ब्रेक दो। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट ब्रेक दिया था। उनका शो का नाम था मन मर्जियाँ, जो स्टार प्लस पे आया था। उसमें मैं एक सीन कर रहा था। हमारे डायरेक्टर थे योगी सर, उन्होंने काफ़ी मुझे छूट दी थी एंड ही हैड लॉट ऑफ फेथ एंड बिलीव इन मी। तो वो सीन करते करते ना, मुझे आज भी याद है, शाम का टाइम था, वो 8:30-7-8 बजे का वो टाइम था। और वो सीन करने के बाद पता नहीं अंदर से क्या फीलिंग आई कि क्या था, कि वो दिमाग में फिट हो गया कि यहाँ मैं बिलोंग करता हूँ, यही है वो चीज़ जो मुझे करना है मेरी लाइफ टाइम। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। मन मर्जियाँ से लेकर अब तक की जो आपकी यात्रा रही है, उसको किस तरह से आप देखते हैं। ये नहीं बोलूँगा ईजी रही है, बहुत ही कठिन रही है। और कभी मुझे मेरे फादर ने ये बढ़ावा नहीं दिया कि मैं बैठा हूँ, तुझे काम मिलेगा। कभी नहीं। डैड ने खाली ये एक चीज़ सिखाई है, अपना काम करो, ऊपर वाला देख रहा है, वो तुम्हारा वक्त जब आएगा तो वो देगा। तो इट हैज़ नेवर बीन वेरी इजी, हमेशा स्ट्रगल रही है। एंड बोलते हैं कि कुछ भी इजीली नहीं मिला है, हमेशा उतनी मेहनत करनी पड़ी है, उतनी ऑडिशंस, वही प्रोसीजर करके मेरी जर्नी आज तक रही है। एंड मैं भगवान का लाख लाख शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अच्छे ब्रेक मिले। यही साल मुझे फर्स्ट मेरा लीड ब्रेक मिला था, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद, अम्मा के बाबू की बेबी स्टार भारत में। एंड थैंक यू वेद सर, अनीशा मैम, जिन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी, एंड गुल मैम ऑफ कोर्स। तो स्ट्रगल रही है। अभी भी मैं वो मुकाम नहीं पहुंचा हूँ कि मतलब कि मुझे डायरेक्टली कॉल आया कि भाई वी वांट टू साइन यू फॉर दैट शो। तो कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड जारी है मेहनत। सीरियल नट जेवर या जंजीर से जुड़ना कैसे हुआ। तो मैंने यही प्रोडक्शन हाउस का शून्य स्क्वायर का लास्ट शो किया था, अम्मा के बाबू की बेबी, जैसे मैंने कहा। तो उनका कॉल आया था कि ऐसा ऐसा एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है, एंड दे वांटेड समवन जो इस किरदार को अच्छे से निभा पाए, उसे जस्टिफाई कर पाए। और ये नेगेटिव था, और नेगेटिव मैंने पहले किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को फेथ था। और मनोज जी है जो शून्य स्क्वायर में एक अच्छे काफ़ी हेड है, तो उन्होंने अप्रोच किया, फिर जैसे प्रोसीजर होता है, और एक दिन में ही ये हो गया। जो आपका अधिराज का किरदार है, उसको कैसे आप परिभाषित करेंगे। अधिराज इनिशियली एक्चुअली जब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, तब ये बहुत ही ममाज बॉय बोल सकते हैं। कहीं ना कहीं इसके अंदर वो बचपन से ही वो एक बदले की आग थी कि मुझे बड़ा हो के, मतलब वो एकदम फोकस था, मुझे उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। आज एज अ पर्सन बहुत ही फोकस्ड है, और बेसिकली वो बदले की आग के साथ बड़ा हुआ है। उसकी माँ को ये पूरे संसार में बहुत जलील किया गया है, और वो सब देखते दिखाते वो बड़ा हुआ है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, एक ही फोकस था, एक ही लक्ष्य था कि मैं बड़ा होऊंगा, अपने आप को इतना काबिल करूँगा कि मैं इन लोगों से
जाके वो बंदा ले सकता। बेसिक उसका थॉट यही है और बेसिक उसका फोकस यही है, और किस तरह से वो उसने अपने आप को मोल्ड किया और किस तरह से वो यहाँ पर इस घर तक पहुँचा है। सो बेसिक उसका फोकस यही था कि मुझे बनना चाहिए। तो अब आगे सीरियल में कैसे अधिराज का किरदार आगे बढ़ेगा? सर ये तो टीवी है, कुछ नहीं समझ में आता कि आगे किरदार कैसे होता है। मोटा मोटा ब्रीफ था कि ये बदला लेने आया। अब ये हर पन्ने जब ये पलटेंगे तो हर पन्ने पे कुछ ना कुछ अधिराज की प्लानिंग है। तो ब्रॉड मैं बताऊं तो धीरे धीरे करके और तबाही मचने वाली है। चलिए, एक चीज़ और है कि सीरियल जो है उसमें नट उठाई की जो प्रथा है उसको रेखांकित किया जा रहा है कि सही है या गलत है। इस प्रथा के बारे में आप पहले से कितना वाकिफ थे और अब कितना जानकारी मिल पाई आपको? एक्चुअली मैं इस प्रथा से ज़्यादा वाकिफ था नहीं, सही बताऊं तो। अब जब मैं आया हूँ ये शो में तो मैंने आने के पहले थोड़ा सा रिसर्च किया था। इनका जब प्रोमो भी आया था तब मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडिया मिला था। तो ये जो सब्जेक्ट इन्होंने उठाया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम जैसे लोग जो इससे प्रभावित इससे वंचित रहे, जिन हमको नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, तो ये एक तरीके का आप बोल सकते हैं कि ये आज भी ये चल रहा है। ये कहीं कहीं ये अभी भी है, मौजूद है, ये प्रथा चल रही है। तो इससे हमें तो पता ही नहीं। तो ये जब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आजकल की जनरेशन को कहीं ना कहीं वो प्रभावित करते हैं। दे वांट टू सी समथिंग लाइक दिस। चलिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है आप एक्शन के साथ साथ कोरियोग्राफर के रूप में भी काम कर चुके हैं। तो ये क्या माजरा है सारा? कहाँ ये डांस और एक्शन और ये एक्टिंग तीनों अलग अलग चीज़ें एक साथ कहाँ से आई हैं आपके अंदर? ये अगेन मैं ये श्रेय मेरे फादर को ही दूंगा, बिकॉज आप जब बड़े होते हो ना तो आपके माँ बाप आपको कैसे मोल्ड करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे आपको समझ में नहीं आता। आपके दिमाग में ये होता नहीं मुझे खेलना है, मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना है, ये होता है। मतलब आपका मन बड़ा चंचल होता है, एक जगह वो रहता नहीं है। तो डैड कहीं ना कहीं चाहते थे कि नहीं यार, मेरे को जबरदस्ती पुश कर करके डांस क्लासेस में डालते थे, जो कि मुझे ऐसा लगता था कि यार नहीं करना है, मुझे नीचे जाना है खेलने मेरे दोस्तों के साथ। लेकिन ही यूज्ड टू पुश मी अ लॉट, और आज मैं इतना शुक्रगुजार हूँ मेरे डैड का कि ये सब मैंने किया। डांस एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्रेस आता है। एज एन एक्टर आप खड़े कैसे रहते हो, आपका पॉस्चर कैसा है, आपका चलने का स्टाइल, यू बिकम मोर ग्रेसफुल, आपकी अदाएं सब बढ़िया हो जाती है बिकॉज आप वो रिदम में हो। सो डांस में ये क्वालिटी है जो कि मुझे एक्शन में भी काम में आती है, मुझे मेरे एक्टिंग में भी काम में आती है, मुझे रिदम के लिए काम में आती है, मुझे डायलॉग डिलीवरी के लिए काम में आती है। जैसे बोलते हैं ना कि एवरीबॉडी कैन डांस, आप बैठे हुए भी हो तो आपके अंदर के जो छोटे अंदर जो आप डांस कर ही रहे हो, लेकिन उसको लय में लाना, उसको रिदम में लाना, आप जब प्रैक्टिस करते हो डांस की, वो आपको रियली हेल्प करता है। क्या एज ए डांस डायरेक्टर भी आपने कुछ काम किया है? नहीं, तो मैं एक्चुअली नॉर्मल डांस क्लासेस जाता था टेरेंस लुइस के यहाँ पे। तो उन्होंने मेरे को देखा, फिर उनके यहाँ पे एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम था, तो उन्होंने 3 साल की मुझे स्कॉलरशिप दी थी। मैंने ऑडिशन दिए थे और फिर मैं उनके साथ काम करने लग गया था। तो उनके साथ मैंने 3 साल अपने आप को इतना ग्रूम किया है, मतलब हमने अलग अलग डांस स्टाइल सीखे हैं। वो मतलब वही स्कॉलरशिप का प्रोग्राम का वही मकसद था कि हम लोग को वो ट्रेन करें, और फिर हम उनकी कंपनी में हमने काम किया, पैसे कमाने लग गए। मतलब एक तरीके से हम इंडिपेंडेंट भी हो गए थे जब हम कॉलेज में ही थे। तो आई थिंक टेरेंस सर की जो क्लासेस थी, जो स्कॉलरशिप थी, उसने बहुत हेल्प किया मुझे। तो वो दौरान मैंने उनके साथ काम किया। आपके शौक क्या हैं? मेरे शौक इस वक्त तो सर सिर्फ घर जाके सोना होता है, कोई अच्छी नई सीरीज आई है वो देख के ऑब्जर्व करना होता है। मुझे भी वेब शोज करना है तो मैं काफ़ी ऑब्जर्व करता हूँ कि कैसे क्या चल रहा है मार्केट में। बट अदर देन दैट मेरा डांसिंग बहुत अच्छा शौक है। मुझे स्विमिंग बहुत पसंद है, मज़ा आता है, मुझे पानी बहुत पसंद है। बाइक्स का मैं बहुत शौक रखता हूँ, मैं बस खुद की बाइक राइड्स पे जाना मुझे अच्छा लगता है। ट्रैवल करना मुझे बड़ा पसंद है और शॉपिंग भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अकेले। लेकिन अभिनय को जो करियर बनाने का आपने डिसीजन लिया, तो उस वक्त क्या आपने सोचा था कि जो आपका एक्शन का जो खूबी है आपके अंदर, डांस की जो खूबी है, उसका एक्टिंग में आपको मदद मिलेगी या आप नुकसान कर जाएंगे इसको? सर अभी ये ना एक ऐसी चीज है जिसपे हम बहुत डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली डिबेटेबल टॉपिक है नहीं, सिंपल सी चीज है। क्योंकि कोई भी चीज आपकी वेस्ट नहीं जाती है। एज एन एक्टर अगर कल चल के आपको घोड़ा चलाना है या कल चल के फाइट का सीक्वेंस है, हम ऑलरेडी तैयार है उस चीज को लेके। मौका जब मिले वो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हम अपनी तरफ से तैयार है कि नहीं भाई ये हमें ये सब चीजें आती हैं, और ये कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली हेल्प करती है। अगर
कल चल के मेरे पास जब काम नहीं होता है तो मैं मेरे फादर को असिस्ट कर लेता हूँ। मेरे को ये है कि मैं घर नहीं बैठा, मैं एक्शन कर लेता हूँ। डांस है, हम अपने जो इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स हैं हम उनको एंटरटेन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कभी कुछ वेस्ट नहीं आता है, मुझे ऐसा लगता है। और मुझे है कि मौका मिलेगा अपना सब कुछ टैलेंट शो ऑफ करने का। आपने कभी अपने पापा के साथ असिस्टेंट के रूप में काम किया हो हाँ जी। और वहाँ आपके पापा ने आपकी तारीफ कर दी हो, ऐसा कोई हुआ है आपका कारनामा? अब भी रिसेंटली एक हम मूवी कर रहे थे, शेर शिवराज, शिवाजी महाराज के ऊपर एक मूवी है, तो मराठी मूवी, तो पूरी एक्शन पैक्ड मूवी है। तो पापा बहुत ही क्रिएटिव इंसान है, पापा को नॉर्मल शॉट्स लेते हैं जहाँ जरूरी होता है, बट पापा को क्रिएटिव लोग बहुत पसंद है। तो मेरा दिमाग क्या होता है कि कुछ अच्छा लाने का, कुछ नया लाने का, कि हम मेरा भी दिमाग सोचते रहता है। मैं बोल रहा हूँ ना, ये है खानदानी है शायद। तो कोई एक जिमी जीप का कुछ शॉट लगाया था, उसमें कुछ शिवाजी महाराज किसी को मारते हैं और एक जिमी के साथ कुछ शॉट चाहिए था। और मेरे डैड एक ऐसे इंसान है जिनको ऐसा लगता है कि ये अगर एक इंस्ट्रूमेंट आपको दिया है तो ये कोई एक वजह से दिया है, इसका इस्तेमाल सही से होना चाहिए, वो मजा आना चाहिए। तो मैंने कुछ शॉट लगाया था जो माय फादर वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट शॉट। तो जिमी वाले डायरेक्टर बोला ये मेरा शॉट नहीं, ये मेरे बेटे का शॉट है। पापा ने बोला बहुत अच्छा लगा यार मुझे। तो ही लाइक्स इट कि जब हम कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, कुछ जब जो पापा ने भी नहीं सोचा उससे आगे सोचेंगे, तो ही लव्स दैट। ये रिसेंट की बात है, 1-1.5 महीना पुरानी बात है। अच्छा, टीवी में एक चीज़ और होती है, एक ही किरदार को आपको काफ़ी लंबे समय तक निभाना पड़ता है, उस वक्त कहीं बोरियत नहीं होती? कहीं ऐसा नहीं तो हम मोनोटोनस हो गए? ऑफ कोर्स होती है सर, ये सबको होती है, ये प्रॉब्लम सभी लोग फेस करते हैं। लेकिन जब राइटर्स जब इतने स्मार्ट होते हैं ना, तो जब आपको हर एक, जैसे 4 दिन या 5 दिन के बाद आपको एक कुछ ऐसा सीन मिला हो या एक कुछ ऐसा एपिसोड आया हो जो आपको हाई पॉइंट पे लेके जाता है, तो वो बोरियत अपने आप खत्म हो जाती है। और कहीं ना कहीं आपको एज एन एक्टर अपने आप को खुद को भी मोटिवेट करना पड़ता है। बाद में पापी पेट का भी सवाल है, पैसे भी कमाने हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज एन एक्टर के आप अपने आप को उतना मोटिवेट करें कि नहीं यार हमें उतनी ईमानदारी के साथ करना है हर दिन, क्योंकि इसके पैसे भी आप कमा रहे हो, प्लस आप ऑडियंस के लिए काम कर रहे हो, तो वो ईमानदारी आपको बरकरार रखनी पड़ेगी। फिल्मों में या वेब सीरीज में कुछ करने की योजना है? हाँ ऑफ कोर्स सर, योजना तो बहुत है। अब वेट कर रहे हैं कि कब अपॉर्चुनिटी मिले। ऑडिशंस तो जारी रहते हैं कहीं ना कहीं। और बस ये कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोगों को ऐसा लगता है जो टीवी करता है वो ओवर द टॉप करता है, लेकिन हर मीडियम का एक अलग पैटर्न होता है ऑडियंस को डिलीवर करने का, केटर करने का। तो ये कहीं ना कहीं कभी कभी लोग थोड़ा स्टीरियोटाइप कर देते हैं, नहीं यार टीवी है, नेचुरल एक्टिंग नहीं आएगी, या अनरियलिस्टिक एक्टिंग होती है, या तो ये वक्त की बात है। अभी जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हम अपना दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं। चलिए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फिल्मी संगम के साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।